अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एसएसटी जनरल कैटेगरी का मॉक टेस्ट नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट मैंने जिसमें पाकिस्तान स्टडी के 15 एमसीक्यूज थे उनको सॉल्व किया और इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लें। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 15 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत एक्सप्लेनेशन थी उसमें। अभी हम करेंगे 15 एमसीक्यूज इंग्लिश के। ठीक है, तो 15 तक आए थे हम, अब 16 एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज नंबर 16। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ये है 16 नंबर पे है। फ्रेज ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स टू प्रोड्यूस। फ्रेज डार्क हॉर्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर। Idiom to get on the nerves means to irritate. Idiom a fair crack of the whip means. अब जो फ्रेज है ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है पैदा करना, प्रोड्यूस पैदा करना, वो पैदा करना नहीं, किसी को जन्म लेना। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अपने वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें, तो ये उस सेंस में डॉक्यूमेंट्स तो लाएं यानी ले आना, ये उस सेंस में प्रोड्यूस है। और फ्रेज जो है डार्क हॉर्स, ये मैंने सुबह को टेस्ट बनाई थी और एसपीएससी का एक टेस्ट हुआ था 11 बजे, तो उसमें ये डार्क हॉर्स भी आ गया था। ठीक है, मैंने पहले उससे पहले इसमें ये फ्रेज डाला था। ठीक है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसका पता ना हो लेकिन वो विन कर जाए। इडियम टू गेट ऑन द नर्व्स मीन्स, इसका इडियम का मतलब होता है किसी को तंग करना, इरिटेट करना। इडियम अ फेयर क्रेक ऑफ द विप, अब इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ इम्पॉर्टेंस, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड हो उसको कहते हैं। उसके बाद 17 है, ईडियम टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट मीन्स टू टेक विथ सम रिजर्वेशंस। फ्रेज हॉब्सन्स चॉइस मीन्स टू एक्सेप्ट और लीव द चॉइस और ऑफर। फ्रेज टू हैव यूर हैंड्स फुल मीन्स टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू। ईडियम टू टॉक वंस हेड ऑफ मीन्स, अब जो ये ईडियम है टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब होता है अब देखें कि जब आपको ये किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे कि टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब ये होगा कि आप उस चीज़ पे, उस बात पे बिल्कुल यकीन ना करें कि ये 100% राइट है, सही है। थोड़ा सा बचा के रखें, थोड़ा सा डाउट उसमें रखें, थोड़ी सी रिजर्वेशन रखें कि ये 100% या कंप्लीटली चीज़ जो है ना सही नहीं है, इसमें गलत भी हो सकता है। तो ये रिजर्वेशन, टेक विथ सम रिजर्वेशन, यानी थोड़ी सी रिजर्वेशन रखा करें। उसके बाद हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है अब जो कुछ है जो आपको ऑफर करे, या तो वो सारा एक्सेप्ट करें या फिर ना लें, या फिर जो है वो ले लो या फिर लो ही नहीं। तो ये है उसका हॉब्सन्स चॉइस का। उसके बाद है फ्रेज टू हैव यूर हैंड्स फुल, अब इसका मतलब है टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, करने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना, इसका ये मतलब है। अब जो ये ईडियम पूछा गया है टू टॉक वंस हेड ऑफ, इसका मतलब होता है टॉक एक्सेसिवली, यानी बहुत ज़्यादा बात करना। उसके बाद 18 नंबर पे है, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स इज कॉल्ड इसेंट्रिक। A man whose wife has been unfaithful is called cuckold. One who pretends ill to escape duty is called malingerer. A person without manner is called rustic. अब क्वेश्चन पूछता है, what is the one word for extreme fear of sleep or going to bed? अब जो ये बता गया वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उसमें था इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कहते हैं जिसकी आदतें जो ना अच्छी ना हो, और ये जिसकी बीवी उसके साथ सच्ची ना हो, अनफेथफुल हो, उसे कहा जाता है ककोल्ड। ये लिखा है ककोल्ड। और जो बहाना बनाए अपनी बीमारी का या कोई और भी, ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है जॉब ना करे, तो उसे कहते हैं मिलिंगरर। ये मिलिंगरर। और जो गंवार पर्सन हो, जिसको कोई मैनर्स ना हो, तो उसे कहा जाता है रस्टिक। और पूछा गया है कि जो स्लीप का फियर होता है, सोने का फियर, या फिर बेड पे जाने,
अब इसमें भी बेड पे जाना का मतलब है सोना। एक्सट्रीम फियर ऑफ स्लीप, अगर वर्ड आ जाए गोइंग टू बेड और ऑप्शन में साइनोफोबिया हो तो ये साइनो नहीं, किल्नोफोबिया, तो ये किल्नोफोबिया होता है जब फियर ऑफ गोइंग टू बेड हो। अगर आ जाए फियर ऑफ स्लीप, एक्सट्रीम फियर ऑफ स्लीप, उसके लिए जो वर्ड होता है यूज वो सोमनीफोबिया भी होता है। ये सोमनीफोबिया और किल्नोफोबिया दोनों जो है सैनोनिम है आपस में। अच्छा, ये बी जो है यहाँ पे बिलिस्टोफोबिया, बिलिस्टोफोबिया होता है फियर ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स का। जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रेंज पर्सन का, या स्ट्रेंज या फॉरेन जो पर्सन है उनका जो है ना फियर होता है। स्टेनोफोबिया होता है फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, जो तंग जगहें होती हैं, प्लेसेस होती हैं या फिर थिंग्स हो, उनकी जो फियर होता है उसे कहा जाता है स्टेनोफोबिया। आगे चलते हैं 19 नंबर पे, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इनविटेशन इज कॉल्ड इंट्रूडर। अ वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड एब्सोलेट। A word for people in rowdy scene is rebel. A style in which a writer makes a display of his knowledge is called. अब पहला देखें, इंट्रूडर कहते हैं जिसको बगैर किसी इनविटेशन के आ जाए उसे कहा जाएगा इंट्रूडर। और जो चीज़ एक्सपायर हो गई हो, जो नो लॉन्गर यूज़ में, इस्तेमाल में ना हो, उसे कहा जाता है एब्सोलेट। और जो फसाद के जगह पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं झगड़ा वगैरह करने के लिए, तो उनको रेबल कहा जाता है। और पूछा गया है कि एक ऐसी स्टाइल जिसमें लिखने वाला बस अपना इल्म जो ना शो करे, नॉलेज शो करे, वर्ड पे वर्ड यूज़ करे, तो उसे वर्बोस कहा जाएगा। सी जो है वो सही है ऑप्शन। उसके बाद है 20 नंबर पे, ही हैज़ कम अप विथ द लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ड वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे बोल्ड तो नहीं है, एटलिक है। तो ये कम अप का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है कम अप का। कम अप का मतलब होता है कि आगे आना, बढ़ना, राइज करना। तो इसमें ऑप्शन है बी जो है सही है, राइज इन स्टेटस। 21 नंबर पे है, द बॉस शुड नॉट हैव कॉल्ड अरुण नेम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे कॉल्ड नेम्स, काल नेम, किसी का काल नेम का मतलब होता है उसे गालियां देना या उसके बुरा भला कहना, गलत बातें करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है अब्यूस है, वो अब्यूस इसका सैनोनिम है, अब्यूस हो जाएगा। 22 नंबर पे है, आई हैव अ प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप विथ द मैनेजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ड। यहाँ पे स्क्वायर अप का मतलब पूछा गया है। स्क्वायर अप का मतलब होता है सेटल करना, उलझा जो है ना, सेटल करना किसी चीज़ को। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो मैनेजर से वो सेटल करने की बात कर रहा है। उसके बाद 23 नंबर पे है, वाई डू यू लाफ एट मी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। वाई एम आई लाफ्ड बाय यू। अच्छा, ये देखें, वाई डू यू लाफ एट मी, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसकी पैसिव में इज या फिर एम या फिर आर होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है वो है आई है, क्योंकि मी जो है आई में चेंज हो जाएगा, और वाई पहले ही रहेगा, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एम हम आगे लाएंगे। यहाँ पे जो बात समझने की है वो है लाफ की। लाफ के साथ जो लगती है प्रीपोजिशन वो एट लगती है, तो पैसिव वॉइस में भी वो होनी चाहिए साथ। अब ए और बी देखें, वाई एम आई लाफ्ड बाय यू। अब ये चीज़ जो है वैसे तो सही है, लेकिन इसमें एट नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगी। बी सही है यहाँ पे, वाई एम आई लाफ्ड एट बाय यू। उसके बाद 24 नंबर पे है, आई सा हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब इसमें मेन सेंटेंस कौन सा है, आई सा हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल, ये मेन जो है ना हमारा वर्ब है यहाँ पे। तो आई सा सेम ही रहेगा, और कंडक्टिंग बन जाएगा बीइंग कंडक्टेड। ये जो ऑप्शन यहाँ पे डी है, आई सा द रिहर्सल बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, यहाँ पे यही जो है वो सही होगी। उसके बाद है 25 पे है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें देखें, अब इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स।
अब यहाँ पे प्रीपोजिशन हमें फिल करनी है। पहला है आई एब्सॉल्व यू डैश ऑल ब्लेम्स। अब एब्सॉल्व का मतलब होता है माफ़ कर देना, तो एब्सॉल्व के साथ जो लगता है वो है हमेशा आई एब्सॉल्व यू फॉर। इसमें जो सेंटेंस है फॉर वो जो है ना वो सही है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा है हमारे पास ही इज़ बिजी डैश हिज वर्क। अच्छा इसमें सॉरी, इसमें जो है आई एब्सॉल्व के साथ ऑफ आता है, ये नोट कर लें। एब्सॉल्व ऑफ, ये नोट कर लें। एब्सॉल्व के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा। आई एब्सॉल्व यू ऑफ ऑल ब्लेम्स। अब दूसरे को देखते हैं। ही इज बिजी डैश हिज वर्क, यहाँ पे विथ आएगा। ही इज बिजी विथ हिज वर्क। 3 नंबर पे ही इज गुड डैश इंग्लिश। इन इंग्लिश होगा या एट इंग्लिश होगा या ऑन, तो हमेशा गुड के साथ एट आता है। ही इज गुड एट इंग्लिश। उसके बाद है ही देयर, अच्छा यहाँ पे ही नहीं है, ये देयर इज। देयर इज, ये नोट कर लें। देयर इज नो क्यूर, देयर इज नो क्यूर यूर डिजीज। मतलब तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है इसका। तो यहाँ पे जो क्योर है उसके साथ क्या लगेगा? अब ये चीज़ नोट कर लें कि जो क्योर है यहाँ पे जो है एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, देयर इज नो क्योर। तो जब नाउन के साथ लगेगा, क्योर आएगा नाउन के साथ, तो उससे आगे जो प्रीपोजिशन लगेगी वो लगेगी फॉर। देयर इज नो क्योर फॉर यूर डिजीज, ठीक है, फॉर यूर डिजीज। नीचे वाले में देखें, डॉक्टर क्योर्ड मी डैश डिजीज। अब यहाँ पे क्योर्ड है जो एज अ वर्ब आया है, तो जब भी वर्ब लगेगा तो यहाँ पे उसके साथ ऑफ आ जाएगा। नाउन होगा तो फॉर, वर्ब होगा एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो ऑफ लगेगा। डॉक्टर क्योर्ड मी, इसमें जो लगेगा ऑफ। डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ माई डिजीज, ऊपर वाले में फॉर, ठीक है। उसके बाद नीचे भी है फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें एरर है। नंबर पहला, ही हिट द बॉल हार्डली। ही हिट द बॉल हार्डली। अब इसमें देखें कि ये हिट्स नहीं है, ये हिट, तो ये सेकंड फॉर्म है इसकी, हिट की, ठीक है। तो एरर कहाँ पे है? हिट में एरर है, द में एरर है या हार्डली में? अब जो हार्डली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना, उसने हार्डली किसको हिट किया? हार्डली क्या किया? हार्डली हिट किया। हार्डली क्या किया? हिट किया। जो चीज, जो भी वर्ड है वजाहत करे, एक्सप्लेन करे किसको? वर्ब को। वर्ब को एक्सप्लेन करे, वर्ब को, तो वो बन जाता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। अब जो हार्डली है उसका हार्डली एडवर्ब जो है वो हार्ड है, हार्डली नहीं है। ये एल वाई जो है इसमें लगी हुई है, तो ये गलती है। ये यूं होना चाहिए, ही हिट द बॉल हार्ड, यो हार्डली नहीं होगा, तो यहाँ पे हार्डली में एरर है। दूसरा नंबर देखें, ही स्पीक्स इंग्लिश गुड। ही स्पीक्स इंग्लिश गुड। अब इसमें कौन सी जो है एरर है? अब देखें, जो गुड है ना, गुड, अच्छा ये देखें, अच्छा गुड जो है वो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है गुड। और मतलब अच्छा, वो इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो जो एडवर्ब है यहाँ पे, अच्छा क्या? बोलना। अच्छा क्या? बोलना। यानी कि यहाँ पे गुड जो है, यहाँ पे अच्छा जो भी है वो एज अ एडवर्ब है। एडवर्ब यूज होना चाहिए, एडवर्ब। अब एडवर्ब, गुड तो एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, तो उसका गुड की जगह वेल लगाते हैं हम। वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे गुड की जगह पे वेल आएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो ये यहाँ पे इसमें एरर थी। 3 नंबर पे, ही वाइज देन यू। अच्छा, इसमें तो एक तो ये गलती है कि ही इज, यहाँ पे इज मैंने नहीं लिखी हुई, तो ये सेंटेंस है, ही इज वाइजर देन यू। ही इज वाइजर देन यू, ठीक है। अब इसमें एरर कौन सी है? एरर वाइजर में है,
क्योंकि वाइज की जो सेकंड डिग्री होती है, वाइज, मोर वाइज, दी मोस्ट वाइज, तो वाइजर नहीं होता, वाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे वाइजर में इसकी जगह क्या होना चाहिए था, ही इज मोर वाइज। तो यहाँ पे वाइजर में जो है वो एरर है। उसके बाद है 4 नंबर पे, इट इज अ 10 माइल्स वॉक। अब देखें, इट इज यहाँ पे एन लगा दिया, यानी कि एक, 10 माइल्स नहीं होगा, 10 माइल होगा। यहाँ पे 10 माइल्स में एरर है, तो 10 रुपी नोट होगा, 10 रुपीज नहीं होगा, फिर 10 रुपी नोट होगा, 100 रुपी नोट होगा, 100 रुपीज नोट नहीं होगा। तो ये नोट कर लें। उसके बाद है लास्ट में है यहाँ पे, दे बोथ लव वन अनदर, दे बोथ लव वन अनदर। अब इसमें कौन सी एरर है? अब इसमें जो वन अनदर है वो एरर है। क्यों? क्योंकि जब भी दो लोग होंगे ना, दो लोगों के लिए वन अनदर इस्तेमाल नहीं होता, ईच अदर होता है, ईच अदर। और दो से ज्यादा हो तो फिर वन अनदर। अब यहाँ पे बात बता रहा है कि बोथ यानी कि दो, दे लव ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा, ये थी एरर। अब आगे आते हैं 27 पे, एंटोनेम ऑफ एम्पलीफाई इज कर्टेल, एंटोनेम ऑफ एमिलियोरेट इज वर्सन, एंटोनेम ऑफ ऑटोनोमी इज डिपेंडेंस। व्हाट इज एंटोनेम ऑफ फोस्टर? अच्छा, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, कर्टेल का मतलब होता है कम करना, तो ये एंटोनेम्स हो गए। एमिलियोरेट का मतलब होता है दुरुस्त करना, वर्सन का मतलब होता है खराब करना, और ऑटोनॉमी आज़ादी, डिपेंडेंसी किसी पे डिपेंड करना, और फोस्टर होता है किसी की पालना करना, उसकी हिफाजत करना। तो इसका ब्रिंगिंग अप, तो इसका होगा सिनोनिम फोस्टर का। तो यहाँ पे रिप्रेस होगा, रिप्रेस का मतलब होता है उसे दबा के रखना, उसकी मतलब तो क्या के उसके दबा के रखना उसको, तो इसका ये एंटोनिम होगा। उसके बाद 28 पे है, सिनोनिम ऑफ रिबफ इज स्नब, सिनोनिम ऑफ रेटिफाई इज अप्रूव, सिनोनिम ऑफ सैगेसिटी इज प्रूडेंस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कर्ज? अब देखें, रिबफ है जो, रिबफ कहते हैं रिजेक्ट करने को, इग्नोर करने को, तो ये सिनोनिम उसका हो जाएगा ये दोनों। रेटिफाई करते हैं कहते हैं मंजूर करने को, अप्रूव करने को, ये सिनोनिम है। सैगेसिटी यानी कि सियाना, सियाना जो अक्लमंद हो उसे प्रूडेंस कहा जाएगा। और स्कर्ज, स्कर्ज कहते हैं जो सजा के लिए ना वो जो मतलब एक थिन साइज की जो स्टिक होती है, या फिर वो जो होता है कोड़ा होता है, कोड़ा, उसे कहते हैं स्कर्ज। तो यहाँ पे विप जो है इसका वो है सिनोनिम है। 29 पे देखें, शी सेड टू मी मेनी थैंक्स फॉर द फॉर इनविटेशन, चेंज द नरेशन। शी सेड टू मी मेनी थैंक्स फॉर इनविटेशन। अब इसमें जो इसकी नरेशन होगी, ए इसका करेक्ट है, शी थैंक्ड मी फॉर द इनविटेशन। अब इसमें हैड में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा टेंस नहीं है जो इसको हम जो है ना हेड में चेंज करें। वुड भी नहीं आएगा, विल होता तो वुड में आ जाता। शी थैंक्स फॉर द इनविटेशन, अब ये अगर ये कहें तो फिर वो वहाँ पे मी कहाँ गया, शी थैंक्ड मी पहला वाला। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे अभी लास्ट है, अभी देखते हैं इसको। अच्छा, ये देखें, रेन, रेन जलज। अब इसमें कौन सी जो है ना वो एनालॉजी होगी, रेन की होगी, यानी कि रेन का जो बड़ी रेन आती है तो उसे डल्ज कहा जाता है। तो इसका पॉन्ड और ओशन ये हो जाएगी इसकी करेक्ट एनालॉजी। डॉक्यूमेंट आर्चीव, डॉक्यूमेंट आर्चीव, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो एनालॉजी इसमें है आर्चीव्स के साथ जो रिलेशन है। तो ये इसका जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे कलेक्ट करे के रखे जाते हैं उसे कहते हैं आर्कीव। ये जो है ये वाला, यानी डॉक्यूमेंट्स की प्लेस है जहाँ पे रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, आर्कीव। अब आगे देखें आप, आगे वालों में आर्टिफैक्ट्स, म्यूजियम, एक्टर, स्टेज, टूल, वर्कर्स। तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट जो है वो म्यूजियम में रखे जाते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 3 पे है रबर इलास्टिक।
रबर जो होता है इलास्टिक होता है, लचकदार होता है। तो इसमें जो बी नंबर पे है, यहाँ पे डायमंड हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो एनालॉजी इसकी ये होगी। तो ये थे 30 MCQ इंग्लिश के। इंशाल्लाह जो बाकी आगे हैं इस्लामियात के हैं और सिंधी के हैं वो हम दूसरे पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।